Hello everyone, today we are learning the chapter 1 of class 7 history part 3, and in the previous parts we learned about the new political and social groups, and we learned about the history and their sources, new and old terminologies, and old and new religions. And in this part we will begin from religion and empire. Okay, so now let's see. Large states like those of Cholas, Tughlaqs और Mughals encompassed many regions. अब देखो क्या हुआ जब यहाँ पे चोलाज आए या फिर तुगलक्स आए. तुगलक्स एंड चोलाज हम लोग ये क्या है आगे पढ़ेंगे. मुगल्स के बारे में भी हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. तो डोंट बी कंफ्यूज, दे आर ऑल मतलब रूलर्स. ठीक है, वो सब कौन थे? रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर आकर राज करा, या फिर वो लोग यू कैन ऑल्सो से कि वो लोग कौन थे? किंग्स थे. ओके, संस्कृत प्रशास थी प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबान. 12th सेंचुरी के अंदर हमारे कौन है? गयासुद्दीन आए थे, जिनकी क्या लिखी हुई थी? उस पर लिखा एक प्रशास्ती थी. प्रशास्ती बेसिकली होती है एक मेटल की, यू कैन से कि कोई ऐसी चौड़ी सी चीज़ होगी मेटल की, और उसके ऊपर क्या गड़े हुए होंगे? लेटर्स गड़े हुए होंगे. ठीक है, तो इन प्रशास्ती के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि गयासुद्दीन जो हैं, दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन बलबान जो हैं, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने पूरा जो उनका एम्पायर है वो बंगाल से लेकर गजनी अफ़गानिस्तान तक और पूरा साउथ इंडिया को अपने अंडर ले लिया है. ठीक है, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गौदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज. हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एज exaggerated claims of conquest. At the same time they tried to understand why rulers kept claiming to have कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स. अब देखो इस पर जो हमारी प्रशास्ती थी उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर ये लिखा हुआ था कि जो गयासुद्दीन जो हैं उन्होंने इंडिया का मतलब इतना पार्ट ऑलमोस्ट क्या कर लिया है? कवर कर लिया है. ठीक है, अफ़गानिस्तान से लेकर नीचे थोड़ा सा साउथ इंडिया थोड़ा सा, और पूरा ये जो पार्ट है वो क्या कर लिया है? कनकर कर लिया है. और लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं. मतलब जो राजा हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के करने के लिए क्या करते थे? ऐसी चीज़ें बनवा देते थे, ऐसी जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसमें ऐसी चीज़ें लिखवा देते थे कि हिस्ट्री में, कि लोगों को क्या लगे आगे जाके कि भाई वो तो बहुत बड़े बड़े राजा थे ऐसे. ठीक है, लेकिन हिस्टोरियंस क्या है? हिस्टोरियंस ने जब ये चीज़ पता करी तो उनको क्या पता लगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेटेड हैं. ठीक है, और कुछ भी इसके अंदर से ज़्यादातर तो रियल है भी नहीं. ठीक है, अगर जो गयासुद्दीन है उन्होंने आधा पार्ट कनकर करा है तो वो क्या कहेंगे? तो उन्होंने फुल पार्ट कनकर कर लिया. और उन्होंने ये भी लिखा था उस प्रशास्ती पे कि जो लोग थे गौदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात के, उन्होंने क्या करा? वो उनकी आर्मीज़ के नीचे आर्मीज़ से झुक गए. ठीक है, आर्मीज़ के सामने. ठीक है, गयासुद्दीन के. तो हिस्टोरियंस कहते थे कि जो हमारे राजा वगैरह होते थे वो ज़्यादा थोड़ा एग्जैजरेट करके ही हर चीज़ को लिखते थे. ठीक है, by 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. अब देखो जब 700 साल हो गए हमारी दुनिया को, या फिर यू कैन से कि जब से हमने ईयर्स गिनना शुरू करे तब से क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिनकी ऐसे जोग्राफिकल डायमेंशंस और ऐसे रीजन्स थे जिनकी खुद की ओन लैंग्वेज थी, है ना. उनके खुद के ओन कल्चर था. जैसे कि गुजरात है, उसमें गुजराती बोली जा रही है. उनके अलग अलग क्या है? अलग अलग उनके लैंग्वेजेस हैं, उनके कल्चर हैं, उनके रिलीजन अलग अलग हैं. तो मतलब ये है कि बहुत सारे जो हमारे रीजन्स थे उनके ऑलमोस्ट वो डेवलप्ड थे विद देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़. अब देखो ये जो रीजन्स थे इन लोगों के अलग अलग, जैसे इनके कल्चर अलग थे और लैंग्वेज अलग हो गए थे, वैसे ही डेवलपमेंट में कौन आ गया था? रूलिंग डायनेस्टीज़ भी आ गई थी जो कि इनके ऊपर रूल कर रही थी. ठीक है, देयर वाज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स. ठीक है, इन जो स्टेट्स थी, जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, उनके अंदर लगातार क्या होते रहते थे? लड़ाइयाँ होती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहती थी. ठीक है, ओकेजनली डायनेस्टीज़ लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स. ठीक है, मतलब क्या है? अब ये देखो ये जो अब डायनेस्टीज़ की इन पर लड़ाई हुआ करती थी तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे हमारे
रूलर्स आए जिन्होंने ऑलमोस्ट आधा जो इंडिया था, मतलब पैन रीजन्स होते हैं जो कि मतलब ऑलमोस्ट सारा ही जो हमारा एरिया है वो कवर कर लिया था और उस पर वो लोग राज कर रहे थे। जैसे इंडिया है तो इंडिया का आधा या फिर आधे से भी ज़्यादा जो है एरिया, उसके अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का राज है। जैसे कि उन राजाओं के अंदर कौन आ गए, चोलाज आ गए, खिलजीज आ गए, तुगलक्स आ गए और मुगल्स आ गए। अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लोगों ने आकर यहाँ पे क्या करा, राज करा। और ठीक है, और ज़्यादातर यही वाली डायनेस्टीज थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया का रीजन को क्या कर लिया, कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आ गए एक रीजन पे आ गए तो क्या होगा कि आप लोग 1000 साल तक वहीं पे रूल करोगे। नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर वक्त यहाँ पे क्या होती थी, लड़ाई होती थी, तो हार जीत चलती रहती थी। इसीलिए अलग अलग डायनेस्टीज होती थी और अलग अलग लोग आया करते थे। ठीक है, नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल्स और सक्सेसफुल। जैसे कि मैंने बोला कि जैसी लड़ाइयाँ होती रहती थी वैसे ही जो सारे एम्पायर्स थे वो कभी भी स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं रह पाए उनकी जगहों पे। ठीक है, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। अब जब मुगल एम्पायर की 18th सेंचुरी के अंदर जब मुगल एम्पायर जो था वो ख़त्म हो गया, जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो क्या हुआ, मुगल एम्पायर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो देखो, इफ़ यू वांट टू नो कि सबसे पहले जो हमारा मुगल एम्पायर का जो राजा था ना, वो यू कैन से कि बाबर थे। ठीक है, जिनके हमें स्पेसिफिकली नेम पता है। ठीक है, तो सबसे पहले थे राजा थे बाबर, देन वी हैव हुमायूं, और हुमायूं के कौन बेटे थे, देन वी हैव अकबर, उनके सलीम, देन सलीम के भी बेटे थे, और फिर उनके ऐसे कर करके औरंगज़ेब तक एंड किसने करा, औरंगज़ेब ने करा। और जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, और इसीलिए अलग अलग जो रीजनल स्टेट्स थी उनकी अलग अलग वापस से वो बनना शुरू हो गई। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंग्स का आना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे ही मुगल एम्पायर जो हुआ वो डिक्लाइन हुआ। ओके, बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ देयर रीजन्स। अब देखो, इतना ज़्यादा उन्होंने रूल करा मुगल एम्पायर एंड ऑल नहीं, और इन्होंने इतना ज़्यादा डाइवर्सली रूल करा, तो ऐसा नहीं था कि उनके जाने के बाद उनकी थोड़ा सा भी जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा उनके रीजन्स पे। ऐसा नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुगल्स ही छोड़ के गए थे, और मुगल्स देवर स्टिल देयर, पर ये था कि देवर नॉट इन रूल। ठीक है, तो ये था कि उनकी जो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे जो उनकी जो रीजन्स हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। अक्रॉस मोस्ट ऑफ देम सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स were left with the legacies of big and small states that had ruled over them। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे इंडिया बट ही रहा था, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स बन रही थी, तो वैसे ही कुछ स्टेट्स जो थी, जैसे कि मुगल एम्पायर ने अगर कोई स्टेट को छोटा बनाया था, ठीक है, छोटा उसको नाम दिया था, छोटा उसको रीजन दिया था, ठीक है, तो वो स्टेट वैसी ही रही। ठीक है, और कुछ स्टेट्स जो थी वो बड़ी थी, जैसे कि दिल्ली एंड ऑल हो गई, तो दिल्ली सल्तनत आई, तो दिल्ली सल्तनत ने जब उस पर रूल करा तो उसका इम्पैक्ट वहीं पे रह गया। ठीक है, तो ऐसे ही जब इन लोगों ने इतना ज़्यादा लंबा लंबा रूल करा और मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा देर में डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का 300 साल के बाद, तब इन लोगों के बहुत सारे स्टेट्स के जैसे स्टेट्स पे इम्पैक्ट पड़ा, वैसे ही इनकी ट्रेडिशंस चेंज हुए एक दूसरे के साथ। ठीक है, गवर्नेंस और जो उनके रूल्स थे, उनके कल्चर्स थे, उनकी इकोनॉमी जो थी, उनके कॉइन्स वगैरह था, वो भी अभी तक चल ही रहे थे उनके जाने के बाद भी। ठीक है, उनकी लैंग्वेजेस भी चल रही थी। ओके, थ्रू द 1000 years between 700 and 1750 the character of different regions did not grow in isolation। अब यही कह सकते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि पबजी है। इफ़ यू डू नॉट इवन प्ले पबजी, यू नो कि हाँ भाई पबजी एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू कि वो क्या करते हैं, वो लोग प्ले करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जब मुग़ल एम्पायर चल रहा था तो क्या हुआ, लोगों का जब ये चला गया मुग़ल एम्पायर, तो ऐसा नहीं था कि उन लोगों को पता नहीं था ये चीज़ कि ये एग्जिस्ट करती है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रीजन्स थे वो आइसोलेशन के अंदर ग्रो नहीं करे। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन्स थे मुग़ल एम्पायर के बाद भी, तुगलक्स के बाद, चोलास के बाद भी उन पर इम्पैक्ट रहा। ओके, these regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness. Okay,
सो नाउ यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ पे क्या दिया है, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा है अमीर खुसरो के बारे में। तो लेट मी टेल यू हु वाज अमीर खुसरो। ये एक पोएट थे अमीर खुसरो, जो कि जिनको अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी। ओके, तो इन्होंने क्या इंडिया में, जब ये इंडिया के नहीं थे, ओके, तो जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने क्या चीज़ गौर करी कि हर एक रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि सिंधी हो गई, लाहौरी हो गई, कश्मीरी हो गई, दुआर समुद्री हो गई जो कि कर्नाटका में बोली जाती है, तलांगनी हो गई, आंध्र प्रदेश की, गुजारी हो गई, गुजरात की, माबरी हो गई, तमिलनाडु की, गौरी हो गई, बंगाल की, ठीक है, अवधी हो गई, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की, और हिंदवी हो गई दिल्ली के अराउंड की, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने क्या बात बताई कि ये सब लोग जो हैं ये इन सारी लैंग्वेजेस को ईजिली जानते हैं, लेकिन संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जो कि इन सारे रीजन्स में से कोई भी नहीं बोलता, ठीक है। मतलब अलग अलग जगहों पे संस्कृत नहीं बोली जाती, कुछ सर्टेन पीपल हैं जो कि संस्कृत बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हमारे जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, इसीलिए उनको सबसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए मिलती थी क्योंकि कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. नाउ we'll see the question answers to this chapter really quick. Okay, so the first question is multiple questions, MCQs. First question is, which of the following geographers created the map of India and subcontinent in the 12th century? 12th century के अंदर कौन से मैप कार्टोग्राफर ने, जोग्राफर ने क्या करा था, मैप बनाया था? तो ही वॉज अल इद्रीसी. ओके, अल-इद्रीसी ने बनाया था. अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड एज रिकॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड. वो वाली प्लेस जिसके ऊपर सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड ऑल रहते हैं, वहाँ उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? कि हम उसको वेयर हाउस करते हैं? नो. हम उसको अलमीरा में रखते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स को? नो, ऑफकोर्स नो. स्टोर में रखते हैं? नो, बट वी स्टोर देम इन आर्काइव्स. आर्काइव्स क्या होती हैं? जो कि ऐसा एक रूम जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हों, ठीक है. और जो पर्शियन व्हील था वो किसके लिए यूज़ किया गया था? इरिगेशन के लिए, ऑफकोर्स. 19th सेंचुरी के अंदर जेम्स मिल जो था, उन्होंने कैसे डिवाइड कर दिया था हमारी इंडियन हिस्ट्री को? एशियन, मिडिवल, मॉडर्न? नो, ये तो हिस्टोरियंस ने करा था. इंडियन, पर्शियन, यूरोपियन? नो. हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. ओके, एंड द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स. So now let's see the fill in the blanks. The person who makes a map is called cartographer, of course. Okay, dash is a place where documents and manuscripts are stored. यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था. Archives, here we read archive. Okay. ओके, सो 14th सेंचुरी का क्रॉनिकल किसे कहा जाता था? ज़ियाउद्दीन बरानी. ज़ियाउद्दीन बरानी. ओके, सो डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स. कौन कौन सी न्यू क्रॉप्स थी जो कि सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या हुई थी? बनाई, न्यू सबमर्ज हुई थी या फिर नई आई थी, ईजाद हुई थी, उनका डेवलपमेंट हुआ था. तो दे वर पोटैटोज, कॉर्न्स, चिलीज एंड मोर. ओके, in the medieval period, a dash was any stranger who was not a part of society of culture. A foreigner. Who are the people who copied manuscripts by hand? Scribes. Dash is an assembly of elders who framed rules and regulations of the village. Okay, so they were Jati Panchayat, okay, and the last one here is dash carries with it a sense of material progress and intellectual
एडवांसमेंट्स कौन सी चीज़ है जो कि एक मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट के साथ कैरी करती है, वो है मॉडर्निटी. ओके, लेट्स राइट मॉडर्निटी. Now we see true false. We do not find inscriptions for the period after 700 after death. नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो हमारे 700 AD के बाद भी हमें क्या मिल रहे थे, इंस्क्रिप्शंस मिले थे, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस तब भी बन ही रहे थे, उस वक्त भी पेपर नहीं हमारा आया था. ठीक है, सो इट इज़ फॉल्स. नाउ द सेकंड वन इज़ द मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. बिल्कुल, जो मराठास थे उनकी भी एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस थी इस पीरियड के अंदर. येस, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स. फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हुआ करते थे उनको क्यों लैंड के आगे से हटा दिया जाता था? क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के अंदर, इसीलिए वो उनको हटा दिया जाता था. नो, इट इज़ yes, it is true. सुल्तान गियासुद्दीन बलबान कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर. नो, उन्होंने तो और भी ज़्यादा कुछ लिखा था, तो दिस इज़ फॉल्स. ओके, सो लेट्स सी द वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस. हु वाज कंसीडर्ड फॉरेनर्स इन द पास्ट? लेट्स सी. वेट. Okay, so here's the answer. In the past, a foreigner was someone who was not a part of certain society or culture. foreigner किसे कहते थे पहले के ज़माने में? जो कि एक सोसाइटी के अंदर नहीं रहता या फिर एक स्टेट के अंदर नहीं रहता. अगर वो बाहर जाएगा तो उसको क्या कह देंगे? फॉरेनर कह देंगे. या फिर फॉरेन में जा रहे हो तो ऐसा कह देंगे, परदेसी कह देंगे उसको. ठीक है, या जैसे कि एक जो सिटी ड्वेलर जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर को क्या कहेगा? मतलब जो सिटी में रहता है वो फॉरेस्ट जो रहता है उसके अंदर, उसको क्या कहेगा? फॉरेनर कहेगा. लेकिन दो फार्मर्स जो हैं जो कि सेम विलेज में रह रहे हैं वो एक दूसरे को क्या नहीं कहेंगे? फॉरेनर्स नहीं कहेंगे. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ अ कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर तो हम लोग को पता ही है कि कार्टोग्राफर कौन होते हैं. कार्टोग्राफर होते हैं जो कि मैप्स बनाते हैं. ओके, सो द पर्सन हु ड्रॉज अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. ओके, हु वाज ज़ियाउद्दीन बरानी? लेट्स सी द आंसर. ज़ियाउद्दीन बरानी कौन है? ये एक मुस्लिम हिस्टोरियन थे और एक पॉलिटिकल थिंकर थे जो कि कहाँ रहा करते थे? दिल्ली सल्तनत में रहा करते थे और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे और फिरोज शाह के रीजन पे. ठीक है, रेन पे मतलब पावर पे. रेन का मतलब होता है पावर. सो लेट्स सी फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय आर्काइव? आर्काइव क्या होता है? एज वी ऑल नो, आर्चीव या फिर आर्काइव, यू कैन प्रोनाउंस इज बोथ. लेट्स सी द आंसर. एन आर्काइव is a place where documents and manuscripts are stored. Okay, आर्चीव वो प्लेस होती है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो स्टोर की जाती हैं. ओके, who made maps in 11th century? Okay, so as we all know, who made it? Al-Idrisi made maps in 11th century. Okay, now let's see some of the short answer types questions. ठीक है, list some of the technological changes associated with this period. ओके, अब हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताना है जो कि इस पीरियड के अंदर हुए. ओके, सो लेट्स सी. some of the technology changes associated with this period were कौन कौन से थे? पर्शियन व्हील था, then there was irrigation, then there was spinning wheel and in weaving. ठीक है, and then there was firearms in combat. Okay, here it is. Here you can see, here's the answer. So now let's see the question. What are sources? How are these helpful to historians? और हम थर्ड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. What were जातीज? How were their affairs regulated? Okay, सो सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू ट्रेस द एंशियंट रिकॉर्ड्स. ठीक है, सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट्स हैं? ताकि हम जो एंशियंट रिकॉर्ड्स हैं उनको ट्रेस कर सकें, जान सकें. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास? जो कि हैं कॉइन्स हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कौन से कॉइन्स यूज़ हुआ करते थे. इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि पत्थर या फिर किसी भी मेटल पे गड़ा हुआ है वो. ठीक है, और
और है आर्किटेक्चर है जो कि मूर्तियाँ एंड ऑल बनी हुई हैं, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है जिन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। ओके, जो और कौन से अफेयर्स थे जो कि जातीज़ पे रेगुलेटेड थे, जो वो अफेयर्स जो कि जातीज़ पे रेगुलेटेड थे और किसी बात को मानते थे, दे अफेयर्स ऑफ द जातीज़ वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, बट द जातीज़ वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। ठीक है, several villages were governed by chieftain. Okay, so let's see the question number 4 and question number 5. Who were the Rajputs? What do you understand by pan-regional rule? What was the impact? तो हमें पता ही है राजपूत उन लोगों को कहा जाता था जो कि आर्मीज एंड ऑल के अंदर होते थे। ठीक है, और 5th के अंदर क्या है कि पैन रीजनल रूल क्या होता था, उसका इम्पैक्ट क्या है। लेट्स सी द आंसर। सो हेयर यू कैन सी द 4th आंसर। ड्यूरिंग द 7th एंड 8th सेंचुरी, 7th और 8th सेंचुरी के अंदर एक न्यू क्लेम ऑफ पीपल इमर्ज हुए थे जिनको हम राजपूत कहते थे, और वो कौन हुआ करते थे, बेसिकली वॉरियर्स हुआ करते थे, और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते थे, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स के अंदर। ओके, let's see the 5th answer. The term pan regional empire refers to an empire which stretches over many diverse region. ठीक है, term pan regional का मतलब क्या है, as you all know कि वो वाला एम्पायर जो कि बहुत सारा एरिया अपने अंदर कवर करता है या फिर डाइवर्स रीजन्स को कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैन रीजनल एम्पायर कहते हैं। मुगल एम्पायर और जो चोला एम्पायर थे उनका एक बहुत ज़्यादा क्या है, गुड क्या है एग्जाम्पल है पैन रीजनल एम्पायर्स का। ओके, सो लेट्स सी द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. We'll see both the questions. Okay, what changes did Hinduism witness during the medieval period? What were the features of the Bhakti movement? Okay, let's see. Okay, during this period important changes occurred in the Hindu religion. क्या क्या changes थे वो, the Hindus started worshipping new deities. ठीक है, उन्होंने अलग अलग भगवानों को पूजना शुरू कर दिया। ठीक है, और the construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins. ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत सारे मंदिर बनने लग गए जो कि किंग्स वगैरह बनाते थे, और जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, हो गई थी। ठीक है, और जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सन डीटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एंड ऑफ प्रीस्ट और एलैबोरेट रिचुअल्स। मतलब क्या हुआ इस पीरियड के अंदर कि लोगों को पता लगने लग गया कि उनको किसी प्रीस्ट या फिर किसी ट्रेडिशन की ज़रूरत नहीं है जिससे वो उनके भगवान की थ्रू तरफ पहुंच सकते हैं। ओके, भक्ति उनको पता लग गया कि भक्ति क्या है। ओके, सो दिस वाज आल्सो अ पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये वाला इस पीरियड में ये भी था कि न्यू रिलीजन्स आ गए, जैसे मुस्लिम्स आ गए। ठीक है, Muslims regard the Quran as the holy book and accept the sovereignty of one God, Allah. Like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. Okay, so now let's see what the bhakti terms implies. ठीक है, the term bhakti implies devotion. The bhakti movement had almost the same features in both North and South India. The people in these regions practice bhakti in different languages. ठीक है, भक्ति जो है, भक्ति का मतलब क्या होता है, डिवोशन, किसी के थ्रू किसी के लिए आपका बहुत ज़्यादा प्यार हो जाना। ठीक है, किसी को आप पूज रहे हो बहुत ज़्यादा, किस लिए, बिकॉज यू लव देम। ओके, तो जो भक्ति मूवमेंट था उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही फीचर्स थे, और नॉर्थ और साउथ दोनों इंडिया के अंदर। ठीक है, और जो पीपल थे इस रीजन्स के वो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति को प्रैक्टिस करते थे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। और जो भक्ति मूवमेंट था वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स एंड ऑल के अगेंस्ट था। ओके, क्योंकि ये लोग कहते थे कि बिना ट्रेडिशन के ये लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रीस्ट और ब्राह्मण्स वगैरह जो होते थे इनको अपोज करते थे कि नहीं, हमारे थ्रू ही तुम लोग पहुंच सकते होगे। सो लोग बागों ने भक्ति मूवमेंट शुरू कर दिया। ओके, भक्ति मूवमेंट में क्या था कि उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि किसी कास्ट बैरियर की या फिर किसी भी कास्ट के लोग क्या होते थे इस भक्ति मूवमेंट के अंदर शामिल हो जाते थे। ठीक है, वुमेन एज वेल भी होते थे उसके अंदर, साधु भी होते थे लोअर कास्ट के। ठीक है, सब थर्ड क्वेश्चन है कि मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स कौन से हुए थे इस पीरियड में। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदुज़म था सबसे बड़ा, तो हमारा जो मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट था तो द इंक्लूजन ऑफ डीटीज़ इन हिंदुज़म। ठीक है, और जो न्यू डीटीज़ आ गई थी हिंदुज़म में, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स था वो रॉयल्टी मतलब किंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन करने लग गए थे, किसका,
टेम्पल्स का, और जो ब्राह्मण से उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, जो प्रीस्ट थे वो ज़्यादा थोड़ा एक डोमिनेंट ग्रुप हो गया था किसमें, सोसाइटी के अंदर, और जो भक्ति जो थी वो चीज़ जाग रही थी लोगों की, ठीक है, कि वो लोग खुद से ही अपने भगवान तक पहुंच सकते हैं, किसी बीच वाले इंसान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। और जो सेकंड था वो था मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो थे, जो मतलब जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, जो माइग्रेंट्स हुआ करते थे, वो लोग इस्लाम को ले आए थे कहाँ पे, इस हमारे इंडिया के अंदर, और इस्लाम के अंदर होली कुरान की टीचिंग्स के थ्रू। ओके, बहुत सारे जो रूलर्स थे वो भी मतलब इस्लाम के थे, उनके जो पैटर्न्स थे वो भी इस्लाम के थे, जैसे कि मैंने बताया था पैटर्न्स क्या होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हिस्टोरियन फेस वाइल यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने यूज़ करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये है, ये रही, manuscripts were written with hand and as a result there were small but significant differences between any two copies. Also it was difficult to read handwritten manuscripts। देखो अब जो manuscripts हुआ करती थी वो किससे लिखी होती थी, वो हैंड से लिखी होती थी। अब जो लोग उनको कॉपी करते थे, क्या होता था कि कई बार जब जैसे आप किसी आपके फ्रेंड का होमवर्क है उसको कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कॉपी करने में कई बार क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है एक लेटर, तो आपने क्या करा, आपने कोई सा भी ऐसा डिज़ाइन बना दिया, अब आपने आपकी कॉपी को किसी और को दिया। तो ऐसे कॉपी करते 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 जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट हो गया इन सारी चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उन लोगों को समझ में नहीं आते। ओके, जो स्क्राइब्स हुआ करते थे, जो कि कॉपी करते थे इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को, वो इन्होंने ही क्या करा था, इन्होंने ही चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा था, और इसके रिज़ल्ट के अंदर जो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या होने लग गई, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ओके, तो इसी वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन क्या बोलते हैं, इन फॉल्ट की वजह से जो कि हमारे स्क्राइबर्स ने कर दी, उसकी वजह से हमारी हिस्ट्री के अंदर भी कई बार हमें हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा कई बार गलत मिल सकती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हिस्टोरियंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज के इन व्हाट मैनर डू द हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, डिवाइड द पास्ट इनटू, ठीक है, ऑन द इकोनॉमिक्स on which basis। okay, so let's see, historians divide the past into periods based on the economic and social factors which characterize them। ठीक है, historians जो है वो past को कितने periods में divide करते हैं, 3 periods में divide करते हैं, वो है economical, है ना, इकोनॉमिक पैसों के थ्रू, ठीक है, सोसाइटी के फैक्टर्स के थ्रू, और सोसाइटी के फैक्टर्स के थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं। नो, 3 नहीं है, 2 ही हैं। ओके, और 2 ही प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जिसको वो फेस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ को हमारे जो पास्ट है उसको कैरेक्टराइज करने में, ठीक है, तब भी यही 2 ही चीज़ें जिनको लोग एज अ प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस, हैंस मतलब क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ना कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इतना इतना इस टाइम पे हुआ है या फिर होगा। और सेकंड क्या है कि ये जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा किससे कंपेयर किए जाते हैं, मॉडर्निटी से कंपेयर किए जाते हैं, मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अब के ज़माने में क्या होता है। ओके, सो नाउ वेयर डिड इट गो, modernity gives a sense of progress, this implies that there was no progress before, which is not true। अब देखो क्या हुआ, मॉडर्निटी से हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मॉडर्निटी में क्या है, मॉडर्निटी में हमें पता लगता है कि सेंस ऑफ एक प्रोग्रेस होती है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन और इससे क्या, अगर मॉडर्निटी से उसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि भाई पहले कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसीलिए इनको 3 पीरियड्स में से डिवाइड करा, ताकि हमें सही तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड का पता लग जाए कि कब क्या कैसे हुआ था। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल, एंड if you haven't, you can watch this video twice. So goodbye.